अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हम बात करेंगे व्हाट इज द फर्टिलिटी असेसमेंट। फर्टिलिटी असेसमेंट बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल की फर्टिलिटी पोटेंशियल को चेक करने की जो जर्नी होती है उसको फर्टिलिटी असेसमेंट कहते हैं। फर्टिलिटी असेसमेंट किसी भी यंग कपल की उस सूरत में करनी चाहिए अगर वो शादीशुदा हैं और इकट्ठे रह रहे हैं, बच्चा प्लान कर रहे हैं, रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हैं, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा और इस अमल को पूरा साल हो गया है, इंडिकेटेड है कि उनकी फर्टिलिटी असेसमेंट की जाए। इसके अलावा कौन कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनकी फर्टिलिटी असेसमेंट होनी चाहिए? वो लोग जो अपनी शादी को डिले कर रहे हैं, वो लोग जो अपना रिप्रोडक्टिव या बच्चा पैदा करने की जो प्लानिंग है उसको डिले कर रहे हैं, ताकि उनको इस चीज को बावर कराया जाए कि कोई ऐसी इमरजेंसी तो नहीं है कि जब वो प्लान करना चाहें तब नेचर वर्क ना करे उनके लिए। तो ये वो कपल्स हैं, जैसे वो कपल्स जो लेट एज में शादियां करते हैं और उनको हम ये नहीं कहते कि आप साल एक बैठ के घर ट्राई करें, हम उनसे कहते हैं कि आप फौरन अपनी फर्टिलिटी असेसमेंट करवा लें और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लें। यंग कपल साल एक वेट कर सकता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो समझ जाएं कि फर्टिलिटी असेसमेंट का टाइम आ गया है। फर्टिलिटी असेसमेंट में फीमेल के अंदर इनिशियली सिर्फ 3 टेस्ट होते हैं। एक उनका डे 12 का स्कैन होता है जिसके अंदर हम टोटल फॉलिकुलर काउंट और जो लीडिंग फॉलिकल है उसका साइज मेजर करते हैं और यूट्रस की अंदरूनी तय जहां पे बच्चे ने आकर रुकना होता है उसकी थिकनेस को देखते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट के एग क्वालिटी को असेस करने के लिए उनके कुछ टेस्ट होते हैं हार्मोन के, जिसमें थायराइड का फंक्शन होना प्रॉपर, प्रोलैक्टिन का फंक्शन होना और एंटीमोलेरियन हार्मोन का फंक्शन होना प्रॉपर जरूरी है, उनको हम असेस करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेस्ट होता है HSC का या ट्यूबल पोटेंसी टेस्ट का। ये भी पता होना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि फीमेल की नॉर्मल होनी चाहिए एटलीस्ट। कुछ एडवांस फर्टिलिटी टेस्ट होते हैं जिनके अंदर लेप्रोस्कोपी आ जाती है या हिस्टेरोस्कोपी आ जाती है कि यह हम इमेजेस के बजाय डायरेक्ट अपनी अंडर विजन आंख के जरिए से कैमरे में पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो है वो देखते हैं, क्योंकि बात चीजें इमेजेस या रिपोर्ट्स में मिस हो जाती हैं तो फिर हम लेप्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन एडवांस टेस्टिंग हम सिर्फ उसी कपल की करते हैं जिनके फर्टिलिटी असेसमेंट में हमें ये लगता है कि दे हैव सफिशिएंट टाइम और वो अभी वेट कर सकते हैं, तो हम उनको इन प्रोसेसेस की तरफ लेके जाते हैं। या वो पेशेंट जो कहते हैं कि हम नेचुरल पे रहना चाहते हैं और हम IVF या XC के ऊपर नहीं जाना चाहते, तमाम तर काउंसलिंग के बाद हम उनको डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी के ऊपर लेके जा सकते हैं। इसके अलावा यूट्रस की अंदरूनी तय को, एंडोमेट्रियम को निकाल के उसकी टेस्टिंग की जाती है कि क्या उसके अंदर कोई ऐसा नुक्स तो नहीं है कि वो एम्ब्रियोज को जगह नहीं दे पा रही। मेल की फर्टिलिटी असेसमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस में अगर हस्बैंड पास हो जाता है तो फिर उसमें मजीद किसी टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती है। सीमन एनालिसिस में 3 चीजें चेक की जाती हैं। आपके टोटल नंबर ऑफ स्पर्म कितने हैं, आपके उन स्पर्म में से कितने परसेंटेज ऑफ स्पर्म एक्टिव हैं। अब एक्टिव में 2 तरह के आते हैं, रैपिड और स्लो, उनकी परसेंटेजेस भी निकाली जाती हैं और कितने जो परसेंटेज ऑफ स्पर्म है वो नॉर्मल नजर आते हैं। उसकी खास पर्टिकुलर रेंज होती है जिसको कि देखना जरूरी होती है। अगर ये तीनों पैरामीटर्स ठीक है, कोई पस नहीं आ रही है, तो फिर हम पेशेंट से कहते हैं कि अपरेंटली कोई मसला आपके अंदर नहीं है, वी कैन वेट एंड सी। लेकिन अगर इनमें से कोई भी टेस्ट खराब आता है तो फिर मजीद 2 टेस्ट होने चाहिए। एक टेस्टिकुलर डॉपलर, ये देखें कि क्या वजह है कि जो स्पर्म के अंदर ये मसाइल आना शुरू हो गए हैं। क्या टेस्टिस की तरफ खून का फ्लो नहीं जा रहा प्रॉपर से, या कोई वरीकोसील हाइड्रोसील पड़ी है जो कि वहां पे जो फैक्ट्री है स्पर्म प्रोडक्शन की, टेस्टिस उनके टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा हार्मोनल टेस्टिंग, FSH, LH और टेस्टोस्टेरोन और इसके अलावा प्रोलैक्टिन लेवल, ये मेल के भी चेक होना चाहिए क्योंकि इन्हीं हार्मोन्स के तहत मेल जो है वो मेल की स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि एडवांस फर्टिलिटी टेस्टिंग के अंदर आता है, वो है DNA स्पर्म फ्रेगमेंटेशन के। हम स्पर्म्स में देखते हैं कि कितने परसेंट स्पर्म्स ऐसे हैं जिनका DNA डैमेज है। इसमें हम ऑलमोस्ट रैंडमली परसेंटेज के अंदर डाटा देते हैं। 30% तक अगर DNA फ्रेगमेंटेशन आता है तो उसमें मेडिसिन के जरिए से इलाज मुमकिन होता है, लेकिन अगर ये स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन 50% से ज्यादा हो जाती है तो फिर बार बार मिसकैरेजेस के, फेल्ड फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनका जो है वो बाकायदा ट्रीटमेंट करने के बाद स्पर्म सिलेक्शन के जरिए से ICSI की तरफ जाके प्रेगनेंसी को पॉसिबल बनाया जाता है। तो आप में से वो पेशेंट जो अपनी इनफर्टिलिटी का शिकार हैं वो दवाइयां खाने पे फोकस ना करें बल्कि अपनी फर्टिलिटी असेसमेंट करवाएं।